हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम यू ऑल इन माय ऑनलाइन लेक्चर क्लासेस, लेक्चर नंबर 5 ऑफ क्लास 11th. Thank you so much for giving me a very good feedback for all the previous video which I have uploaded on YouTube. And I am very happy today क्योंकि आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो कंबाइंड टॉपिक है। पिछले जो भी लेक्चर्स मैंने डायमेंशन के आपको बताए हैं उस लेक्चर्स को कैसे एक साथ करके हम लोग सीखेंगे वो आज हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि किसी तरह का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। आज ये टॉपिक होगा, तो चलिए तैयार हो जाइए। उससे पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक माय चैनल, वीडियो एंड ऑल द थिंग्स विच आई एम डूइंग फॉर यू। एंड प्लीज़ वो जो नीचे सुंदर सा रेड वाला बटन है उसे तो एकदम टैप करना ही करना है, क्योंकि उसे टैप करने के बाद आप मेरी आने वाली जितनी सारी अपकमिंग नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलेंगी और आप अच्छा से अच्छा वीडियो देख पाओगे, कर पाओगे। उससे पहले आप अपने घर में रहें और सुरक्षित भी रहें, क्योंकि ये जो कोरोना की महामारी बढ़ते जा रही है, तो आप अपने घर में रहें। आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, हम लोग हमेशा से आपकी पढ़ाई के लिए कार्यरत हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी मेहनत कीजिए और समझिए कि सर ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे डायमेंशन किसी तरह का कैसे बनाते। चलिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको कुछ कांस्टेंट के, कुछ वेरिएबल, बहुत सारे चीज़ों का डायमेंशन सिखाया था, लेकिन आज मैं उन सब का कम्बो लेके आया हूँ। ठीक है, वो देखिए कैसे। आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको ओनली यू हैव टू रिमेंबर 20 डायमेंशंस. ओके, देयर आफ्टर यू विल लर्न हाउ टू मेक ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच बिलोंग्स टू फिजिक्स. ठीक है, आपको मात्र 20 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस आपको देखने हैं, जिसके बेस पे आप किसी तरह का फिजिकल क्वांटिटी आप बना सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप लिख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ पहले से प्रीव्यू दे रखे हैं, की पॉइंट्स आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, और एक कन्वर्जन होगा कि कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग चेंज करते हैं किसी टर्म को। तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू मेक एनी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, मान लीजिए मास है, आज हम लोग सीखेंगे एक एक करके। मास है, लेंथ है, टाइम है। ओके, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी। पहले ये 5 सीखते हैं। ओके, तो चलिए, मास है। व्हाट इज डायमेंशन? मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन जब फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर को हम लोग बढ़ा देते हैं तो उसे हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मास है आपका, मास में तो 1 m होना चाहिए क्योंकि मास है। अगर इसे सुंदर लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, mlt के फॉर्म में लिखते हैं। mlt, देखिए मास एक ही है, मास एक ही है तो 1 हो गया। l कितना है इसमें बाबू, मास में नहीं है तो 0 हो गया, और t कितना है, नहीं है तो 0 हो गया। mlt मास के ये हो गए। ठीक है, अब उसी तरह से लेंथ जो है, लेंथ का जो है वो l होता है डायमेंशन। अगर इसे दूसरे रूप में mlt में लिखना चाहें, mlt, तो m की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि l की वैल्यू 1 है, और t की वैल्यू कितनी है, वो भी 0 है। ठीक है, उसी तरह अगर हम टाइम में आते हैं बाबू, तो टाइम के लिए देखिए क्या होता है, mlt, m की वैल्यू, l की वैल्यू और t की वैल्यू। m की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू भी 0 है, और t की वैल्यू 1 है। जैसे होगा वैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास स्पीड है। स्पीड का क्या आप जानते हैं, स्पीड को जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप जानते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है वो एक l के बराबर होता है, और टाइम 1 t के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इसका डायमेंशन हम लोग लिखना चाहेंगे बाबू, तो देखिएगा ध्यान से, l 1 और t कितना, -1। ये आपको समझ में नहीं आया तो ये गलत बात है।
टी माइनस एक इसलिए क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। चलिए इसका एम एल टी जो होगा, एम एल टी, एम के पावर 0 होंगे क्योंकि इसमें एम की चर्चा नहीं हो रही है, एल के पावर 1 होंगे और टी के पावर -1 होंगे, है ना। तो ऐसे करके आप किसी तरह का डायमेंशन निकालेंगे। वेलोसिटी इसका आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को भी एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल, और टाइम भी एक इसका डायमेंशन टी। तो अगर इसको लिखें तो L1 और T -1, तो सेम हो गया। जो स्पीड का MLT है वहीं आपका वेलोसिटी का भी MLT होगा। ओके, तो ये ध्यान में रखिए, इसे समझिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गए 1 2 3 4 5। अब हम लोग छठा निकालेंगे। छठा देखिए कितना मजेदार है। इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, तो आज कंफ्यूजन खत्म होगा। एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन कहता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है, देखिए कुछ नहीं, अभी आपने जो वेलोसिटी का निकाला है, वेलोसिटी का क्या निकाला है, ये है m0 L1 और t -1, वेलोसिटी का ऊपर लिख दिया और टाइम का बाबू एक t नीचे। ओके, तो देखिए यहां से जब बनेगा ये, तो m0 L1 और t ऊपर एक और जाएगा तो t -2 हो जाएगा। चलिए इसको उतारिए ध्यान से, उसके बाद फिर से हम बताते हैं आपको। चलिए आपने उतार लिया इसको, अगर उतार लिया हो तो फिर चलिए देखते हैं कैसे आगे का जो डायमेंशन है उसे हम लोग करेंगे। आपके पास जो मैंने एक्सेलरेशन के बाद जो लिखा है वो है आपका फोर्स। क्या है, फोर्स है। फोर्स क्या होता है, बल, यानी कि फोर्स जो होता है बाबू, उसको हम लोग लिखते हैं m इंटू ए लिखते हैं। मतलब फादर इज इक्वल टू मदर, फादर इज इक्वल टू, माँ और पापा दोनों बराबर ही होते हैं। फादर इज इक्वल टू मदर। m क्या है, यहाँ पे मास है, क्या है, मास है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। तो m जो है वो m को, एक m है सिंगल, और एक्सेलरेशन का अभी LT हम लोगों ने निकाला था, ml और t -2 निकाला था, ऐसे ही निकाला था। ओके, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक m है, l है, और t कितना है, -2 है। यहां पे बाबू एक l है, देखिएगा ध्यान से। तो जो भी टर्म आपको मिला ये MLT में ऐसे मिला, MLT में ऐसे मिला। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फोर्स का आपने निकाल लिया MLT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स में, कहीं ना कहीं आपको डायमेंशन निकालने में ये बहुत मदद करेगा। तो चलिए फोर्स निकालने के बाद आप वर्क पे आइए। क्या चीज पे, वर्क पे। अगर देखिए वर्क क्या होता है, वर्क होता है जब हम किसी पार्टिकुलर कोई बॉडी को अगर डिस्प्लेस करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। जब हम लोग फोर्स पुट करें किसी चीज में, Fs cos थीटा, क्या करते हैं, Fs cos थीटा। यहाँ ये फोर्स है, क्या है, फोर्स है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। उसके साथ बाबू आपका cos थीटा है, cos थीटा है। तो फोर्स जो होता है, अब देखिए कुछ करना नहीं है आपको, फोर्स के साथ, फोर्स का अभी हम लोगों ने निकाला यहाँ पे MLT -2 निकाला है, और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट जो होगा L होगा, L ही होता है ना डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इसको अगर बनाइएगा ML2 हो जाएगा, क्योंकि L और L 2 और T -2, यानी कि आपका फोर्स का और वर्क का इस डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे निकालेंगे आप। ओके, उसके बाद आते हैं, उसके बाद हम वर्क के बाद पावर का आते हैं। पावर का आपने देखा होगा,
जब पावर की बात आती है तो पावर क्या होता है, W अपॉन टी होता है, वर्क अपॉन टाइम। जब किसी चीज पे पावर होता है, पावर मतलब हो गया W अपॉन टी, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, अभी हम लोगों ने वर्क का MLT निकाला था, MLT, यानी कि ये 2 था और ये -2 था, और टाइम का क्या हो गया बाबू, T, एक नीचे। तो चलिए इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो M तो वही रहेगा, L 2 पावर में रहेगा, और T जो होगा -3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि T ऑलरेडी नीचे है, जो प्लस में वो ऊपर जाके माइनस हो रहा है। तो पावर का ML यहाँ पे अगर नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब 1 हुआ, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पावर के बाद आप लोग एनर्जी का निकालेंगे। क्या चीज का, एनर्जी। चलिए एनर्जी निकालने से पहले ये देख लेते हैं, आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, ठीक है, HE हीट एनर्जी होता है, बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म होते हैं। एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में रहते हैं, ठीक है। तो सारे एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो एक ही होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी पार्ट से बिलोंग करे, ठीक है। तो यहां देखिए एनर्जी जो होता है, डूइंग कैपेसिटी, यानी कि अब एक लेके देखते हैं किसी भी पार्टिकुलर को, काइनेटिक एनर्जी का आप ले लीजिए, उसका हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv²। तो काइनेटिक हाफ को तो अलग रखिए क्योंकि कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है, तो ये तो इसकी बात नहीं होगी। हम लोग बात करेंगे इसमें जो मास है और वेलोसिटी है उसकी, मास और वेलोसिटी की। मास का जो डायमेंशन होता है m, और वेलोसिटी का मैंने लिखा था ml, ये 0, L1 और t -1। इसको आप कंबाइंड करोगे तो m L की पावर 1 और t की पावर -1, यानी आपको ये जो एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा किसी भी एनर्जी के लिए, जो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिकल हो, आपका हीट एनर्जी हो, ये सारे टर्म्स में आपको m L और t पावर -1 आपको मिलेगा एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, अब देखिए ये होने के बाद आप आइए एनर्जी के बाद बाबू किस पे, प्रेशर पे। किस पे, प्रेशर पे। प्रेशर जो होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मान लीजिए ये बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड पे हम अपना हाथ का ऐसे प्रेशर दे रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना प्रेशर दे रहे हैं। तो किसी पार्टिकुलर एरिया पे मान लो ऐसे हाथ मैंने बनाया, हाथ मैंने अच्छा नहीं बनाया है, तो ये एरिया पे जो फोर्स लगाए उसी को प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स का आपका MLT याद होगा, M1 L1 और T -2, और एरिया जो होता है वो L2 होता है। तो चलिए इसको अगर आप बनाते हैं तो M कितना, वहीं L कितना बाबू, 1 -2 जा रहा है तो -1 कर देगा उसको, ठीक है, और कितना T -2। तो याद रखना है MLT जो पावर का हो, प्रेशर का होगा, वो ये होगा। देखिए किसी तरह का यूनिट बनाने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप सीखते जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। पावर के प्रेशर के बाद आप एरिया पे चलिए, आपको कंफ्यूजन है तो एरिया जो होता है बाबू वो L इंटू L होता है, या L इंटू B। तो L इंटू बी, यानी L भी L लेंथ ही है और ब्रेथ भी क्या है, L एक तरह का लेंथ ही तो होता है, यानी L की पावर 2। इसको अगर MLT के टर्म में लिखते हैं, MLT के टर्म में, तो ये 2 होगा, बाकी दोनों 0 हो जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी क्षेत्रफल के लिए MLT M0 L2 और T 0 होता है। ओके, अब देखिए ये एरिया के बाद आप वॉल्यूम पे आओगे। किस पे आओगे बाबू, वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम देखी है, किसी चीज की वॉल्यूम निकालना हो, आयतन, तो वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब के लिए यानी L इंटू L यही होता है ना, तो L की पावर 3, ये हो गया MLT इसका। अगर MLT के टर्म में लिखना है तो 0, 3 और 0। ओके, ये दिमाग में रखना है, MLT ऐसे टर्म में होगा वॉल्यूम का। किसका, वॉल्यूम का। ओके, अब देखिए वॉल्यूम का तुरंत निकालने के बाद आप डेंसिटी पे आइए। किस पे, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। क्या, घनत्व। अब देखिए डेंसिटी जो है मास बाई वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम।
तो डेंसिटी जो मास बाई वॉल्यूम होता है, मास का आपने m जाना और वॉल्यूम का अभी मैंने पिछले डायमेंशंस को वहीं तो बनाया था L3। तो अगर इसे हम लोग सजाते हैं तो ml-3 हो जाएगा। अगर इसका जो तीनों फॉर्मेट में लिखना चाहें तो m0 नहीं m1 और l कितना -3 और t कितना वो भी 0, यानी कि आपका ये जो हो गया मास बाई वॉल्यूम का डेंसिटी का आपका ये निकल के आया। ओके, अब देखिए बाबू, डेंसिटी के बाद तुरंत आप मोमेंटम पे चलिए। किस पे? मोमेंटम पे। मोमेंटम क्या होता है? P = mv, यही होता है ना। P = mv, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो मास जो होता है उसका तो m होगा और वेलोसिटी का हम लोगों ने l और t -1 निकाला था। तो अगर इसे हम अरेंज करते हैं तो m l और t -1 हो गया, यही हो गया ना मास और वेलोसिटी का। तो ये आपका मोमेंटम का हो गया। मोमेंटम निकालने के बाद बाबू आप ओके, मोमेंटम जब निकाल लीजिएगा तो इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स जानते हैं इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स वो होता है जब कोई बॉडी हमारे तरफ आती है एक फोर्स के साथ और कुछ टाइम के लिए वो आपके साथ अचानक टकराएगी। जैसे बैट बॉल आप खेलते हैं तो कैच आने के बाद वो जितना देर तक टकराया आपके हाथ में, वो टाइम और जिस फोर्स से वो लगा, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है इम्पल्स। तो F × T होता है, F × T। तो F × T यानी फोर्स का आपने ml और t -2 और t कितना 1t। तो देखिए ml और m कितना बाबू और l और t कितना आपका -1 हो जाएगा, यानी इम्पल्स यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -2 था और t 1 था, तो जाके बेस सेम होने पे पावर जुड़ जाता है। तो -1 -2 और +1 -1 हो जाएगा। ठीक है, इम्पल्स भी आपने सीख लिया। इम्पल्स के बाद बाबू हम लोग थोड़ा सा चलेंगे चार्ज के तरफ। किसके तरफ? चार्ज के तरफ। तो चार्ज आपके बारे में, आप चार्ज के बारे में बेहतर जानते हैं। चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला I × T होता है। क्या होता है? I × T। I होता है यहाँ करेंट, क्या होता है? करंट। और T जो होता है वो टाइम होता है। करंट को बाबू हम लोग A से डिनोट करते हैं और टाइम को T से, यानी इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ A1 और T1 हुआ। इसे अगर हम mlt में लिखना चाहें और A एक एक्स्ट्रा देना होगा, A हो गया और T वहां पे 1 है और ये 0 और ये 0। इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं चार्ज को। ओके, चार्ज यहाँ पे हो जाएगा बाबू। उसके बाद चार्ज जैसे लिखेंगे आपके पास वोल्टेज आता है। क्या आता है? वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज V से डिनोट करते हैं और वोल्टेज जो होता है वर्क अपॉन चार्ज होता है। यानी कि चार्ज जब कोई काम करता है, यानी पोटेंशियल, सीधे सीधे समझिए, तो चार्ज के द्वारा, जब पार्टिकुलर चार्ज के द्वारा जो कुछ काम किया जाता है वो होता है वोल्टेज। तो वोल्टेज वर्क अपॉन चार्ज हो गया। वर्क का mlt होता है, ml और t -2 होता है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए वर्क के लिए। और चार्ज का अभी आप लोगों ने निकाला A1 और T1। ओके, इसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं m, और देखिए L कितना बाबू 2 ही रहेगा और T कितना हो जाएगा? T -3 हो जाएगा, क्योंकि -1 जा रहा है। और आपका और कितना बच गया? A आपका -1 हो जाएगा। ये हो गया आपका वोल्टेज का। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज में एक बार एम्पियर साथ में जुड़ रहे हैं। ठीक है, एक बार एम्पियर साथ में जुड़ रहे हैं। वोल्टेज निकालने के तुरंत बाद आप लोग रेजिस्टेंस के तरफ चलेंगे। रेजिस्टेंस के तरफ, रेजिस्टेंस जो होता है आप लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा था, R = VI, R = VI, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट। अब देखिए वोल्टेज क्या होता है, अभी मैंने निकाल के बताया आपको। ml क्या निकाला था? वोल्टेज वर्क अपॉन एरिया था ना, तो वर्क क्या था? mlt 2 था, -2 था और A और T1 था, यही ना था बाबू। तो कितना हो गया था? ml 2 और T कितना -3 था और A -1 था, यही था ना। अब चलिए इसी को रख दीजिए यहाँ पे, ml 2 और T -3
और a टू दी पावर -1, और जो करंट है वो A1 और T1 नहीं होके क्या हो जाएगा, करंट का अलग होता है, करंट I से रिप्रेजेंट यानी A केवल हो जाएगा। अब देखिए M कितना है बाबू, वहीं रहेगा, L कितना 2, T कितना -3, और A जो होगा वो -1 ऑलरेडी जा रहा है, -2 कर देगा इसको। रेजिस्टेंस में याद रखिएगा प्रतिरोध का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास रेजिस्टेंस के बाद कैपेसिटेंस आता है, क्या आता है, कैपेसिटेंस। अब देखिए कैपेसिटेंस आप जैसे लाओगे उसका भी आप आराम से कर सकते हो, ये आपका वर्क रहेगा, C = Q/V। आप इसे करोगे, उसके बाद Q के जगह पे चार्ज को रखोगे, और अभी मैंने पोटेंशियल यानी वोल्टेज को निकाला है वो रखोगे, तब जाके आपका डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा वो हमें बताएंगे। कमेंट सेक्शन में कीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला को जो कैपेसिटेंस का है। चलिए 19 आपने याद रखा, एक आपको मैंने वर्क दिया है। उसके बाद मैं आपका हेल्प करता हूं कि हम लोग किस तरह से किसी भी एंगल वाले टर्म को रिलेट करेंगे। हम लोग को जनरली प्रॉब्लम बच्चों को होता है, सर हम लोग नहीं निकाल पाते हैं डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चे का कमेंट आया था, वो लोग बोले थे कि सर इस पे भी एक बार चर्चा कर लीजिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, उसको बनाने से पहले देखिए क्या करते हैं। ये है आपका एक एंगल, ये थीटा एंगल है, इसको आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क, चाप, और ये आर लेंथ है। तो थीटा = जो होता है आर्क अपॉन आर होता है, यानी कि आर्क भी एक तरह का लेंथ है और एल भी, ये कट के थीटा का जो होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस। क्या होता है, डायमेंशन लेस, यानी इसमें कोई डायमेंशन की चर्चा नहीं होती है, कोई डायमेंशन की चर्चा नहीं होती है। यानी कि ये जो हुआ ना आर्क यानी थीटा, वो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। तो याद रखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका डायमेंशन लेस होता है, यानी कि MLT जो होगा उसका, ठीक है, MLT 0 0 0 होगा, क्योंकि इसमें डायमेंशन लेस होता है, वही तो है। और उसके बाद वेलोसिटी जब लाएंगे तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इसको थीटा कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, थीटा। तो थीटा डायमेंशन लेस है, और ये एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, चेंज इन, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, MLT 0 0 0, और टाइम कितना, 1। तो इसका जो बन के आएगा MLT वो आपका -1 होगा, यानी कि बस आपका -1 जो होगा, -1 एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और चलिए एंगुलर एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होगा। तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितना निकल के आया, MLT, यानी कि -1 0 0 ये है, और टाइम क्या है, ये 1। तो आपका जो पूरा कंबाइंड आप करोगे तो MLT कितना हो जाएगा, -2। याद रखिए थीटा -t और -2, ऐसे करके आप एंगुलर का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, एंगुलर का भी आप निकाल, इसको उतारिए। ठीक है, आप लोगों ने उतार लिया होगा, आई थिंक सो। एंगुलर वाला जो टर्म है वो हो गया आप लोगों का। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों ने कन्वर्जन सीखना है। कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। कन्वर्जन जो उसका एक ट्रिक है कन्वर्जन का। कन्वर्जन का मतलब होता है एक यूनिट देगा आपका और दूसरा यूनिट आपसे उसमें चेंज करने के लिए बोलेगा, ठीक है। एक यूनिट देने के बाद दूसरा यूनिट आपको चेंज करने के लिए बोलेगा। तो देखिए सबसे आसान बात होता है, अगर एक यूनिट दे रहा है बाबू तो वो आपको N1 U1 दिया है, ठीक है। आपको दूसरा में चेंज करने के लिए N2 U2 आपको करना होगा, ओके।
तो देखिए n1 दिया, u2 दिया, u1 दिया, n2 दिया और u2 दिया। तो चलिए इसको अगर हम इसको ये करें तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, यही हो गया ना। अगर हमें n1 निकालना है तो n2 u2 अपॉन u1, ऐसे एक फॉर्मेट। ओके, अगर n2 निकालना है बाबू तो n1 u1 अपॉन कितना u2, ये हो गया दूसरा फॉर्मेट। यानी यहां से आपको आप किसी भी तरह से साइन को कन्वर्स कर सकते हो, साइन को कन्वर्स कर सकते हो। मान लो साइन को कन्वर्स कर सकते हो। कन्वर्जन ऑफ, जैसे मैं आप लोग सीखे हैं ना कि 1 जूल को अर्ग में बदले, 1 जूल को अर्ग में बदले, और फिर मान लीजिए ऐसा कंडीशन आ जाए कि 1 न्यूटन को आप डाइन में बदले, क्योंकि डाइन इज उसका सीजीएस यूनिट है। तो ऐसे तरह के टर्म्स जो होंगे, यानी कि सिस्टम, मेजरिंग सिस्टम, मैं आपको इसके अगले लेक्चर में बताऊंगा। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि किसी तरह के एक यूनिट टर्म को दूसरे यूनिट टर्म में कैसे बदलते हैं। दैट विल बी वेरी फैंटास्टिक क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दिस लवली सेशन। एंड रिमेंबर वन थिंग, कि जो भी मैंने आज बताया है उसको आप घर पे 10 बार, 20 बार, 50 बार, जब तक आपको समझ में ना, चोरी नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे किसी तरह का डायमेंशन आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बी ट्यून एंड whatever you wanted to do, man, but don't trouble your mom. Thank you so much. Abhishek sir, welcome you all for the next session.